नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस और मैं हूं आपके साथ अजीत सिंह। आपका शहर आपकी खबर में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एसआईआर को लेकर दिल्ली से बिहार तक घमासान जारी है। बिहार के वोटर लिस्ट के पहले ड्राफ्ट और अब पश्चिम बंगाल में एसआईआर की तैयारी से यह घमासान और बढ़ गया है। ममता बनर्जी ने अपने सांसदों के साथ बैठक कर लड़ाई की अगली रणनीति तैयार की है। वहीं तेजस्वी और उनकी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि इस वोटर लिस्ट से किसी भी कीमत पर चुनाव नहीं होने देंगे। यही भाषा लगभग ममता बनर्जी की भी है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में वह एसआईआर ही नहीं होने देंगी। इधर निर्वाचन आयोग ने दावा किया है कि बिहार की वोटर लिस्ट को लेकर किसी दल ने आपत्ति नहीं जताई है। लोकसभा में एसआईआर को लेकर सोमवार को भारी हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी। इंडिया ब्लॉक 8 अगस्त को एसआईआर मुद्दे पर मार्च निकालकर आंदोलन तेज करने का फैसला किया है। इस बीच शत्रुघ्न सिन्हा ने भी आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग की सत्ता से मिलीभगत है, जबकि निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा चुनाव आयोग बीजेपी का प्रवक्ता बन गया है। उधर 2 वोटर आईडी कार्ड के विवाद में फंसे तेजस्वी यादव निर्वाचन आयोग की नोटिस का जवाब अपने तरीके से देने को तैयार हैं। निर्वाचन आयोग को कटघरे में खड़ा करते करते अब वो खुद कटघरे में खड़े हो गए। भाजपा और जेडीयू उन पर हमलावर है। हालांकि उनकी पार्टी लगातार ये कह रही है कि अगर किसी के 2 वोटर आईडी कार्ड बने हैं तो इसकी जिम्मेदारी आयोग की है। इस घमासान पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की 2 वोटर कार्ड रखने के मामले में मुश्किलें बढ़ गई हैं। चुनाव आयोग ने तेजस्वी से इस पर स्पष्टीकरण मांगा है और तय समय सीमा के भीतर लिखित जवाब देने के लिए भी कहा है। 2 वोटर आई कार्ड रखने के आरोप में तेजस्वी यादव के खिलाफ पटना के दीघा थाने में शिकायत भी दर्ज हो गई। हालांकि विपक्ष का एसआईआर का विरोध जारी है। इस पूरे मामले के बाद बीजेपी और एनडीए सहयोगी दलों के नेताओं ने तेजस्वी यादव और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी जमकर हमला बोला। लोगों को चुनाव आयोग पर, सुप्रीम कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर, सीएजी पर, किसी पर विश्वास नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। और बार बार पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर इसमें बहुत अच्छे ढंग से क्लैरिफिकेशन दिया है। पहले ऑपरेशन सिंदूर बोला, हमने हाँ भर दिया, फिर भी 1 सप्ताह उन्होंने पूरा वेस्ट कर दिया, वॉश आउट करा दिया 1 सप्ताह। उसके बाद अभी भी वही कर रहे हैं। एसआईआर इज नॉट हैपनिंग फर्स्ट टाइम इन द कंट्री, बहुत बार हुआ है। सिर्फ और सिर्फ इस बार टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। क्यों डरते हो? और 3 लेवल पर अपील है, इसके बावजूद भी ऐसे पार्लियामेंट न चलाना देना, बिल को रोक कर देना, तो ये बहुत गलत है। इसका मैं पूरा खंडन करता हूँ। देखिए, जब झूठा ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ये केवल भ्रम फैलाते हैं झूठ बोल करके, और ये एसआईआर पर झूठ बोलते बोलते अपने वोटर पर भी झूठ बोलने का काम किया। और ये एक ऐसा संवैधानिक संस्थान है, इसको भी ये कभी नहीं बख्शा। गाली देने का काम, क्या क्या नहीं कहा। तो जो अपने को भावी चीफ मिनिस्टर मानते हैं, अगर तेजस्वी यादव इतने नीचे झूठ बोल करके भ्रम फैलाएंगे तो वो संस्थान तो आखिर अपना कानूनी कार्रवाई करेगा। इलेक्शन कमीशन ने जब दिखा दिया कि भाई आपका नाम है, और एक जगह नहीं 2 जगह नाम आ गया उनका, अब बताना चाहिए इंडिया गठबंधन के नेताओं को कि ये संवैधानिक है कि 2 जगह नाम होना। संविधान में है कि आप 2 जगह वोटर हो सकते हैं। अब तो इलेक्शन कमीशन ने मांगा है उनसे कि भाई आकर के बताइए कि आप कागज दीजिए। तो ये लोग यही काम किया है, बोगस वोटिंग करवाना, बोगस वोटर बनवाना।
फॉल्स चुनाव में जितना गड़बड़ी हो वो करना, बूथ कब्जा करना, यही तो रहा है। यही चीज ठीक हो रहा है, अब बहुत चीज ठीक हुआ है। इसलिए मैं बिहार में तो जिस इशू को लेकर के यहाँ हल्ला कर रहे हैं, तो बिहार में ये कोई मुद्दा ही नहीं है। बिहार में जो तो आपको पता नहीं चलता, बिहार में जितने जेन्युइन वोटर हैं वो सब अप्लाई कर चुके हैं। अभी 1 महीने का समय दिया गया है। जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव के नाम पर 2 EPIC नंबर RAB 0456228 और RAB 2916120 मौजूद है। इनमें से पहला नंबर 2020 के नामांकन पत्र और 2015 की मतदाता सूची में भी दर्ज है। वहीं विपक्षी नेता SIR को लेकर संसद में हंगामा कर रहे हैं और चुनाव आयोग की चोरी को सामने लाने की बात कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से लोकतंत्र को बर्बाद करने की साजिश है, और लोकतंत्र बचेगा तो सब देश के अंदर हम लोग बचेंगे, और ये लोकतंत्र को बर्बाद करना चाहते हैं। वो तो लगातार प्रहार करते रहते हैं, उनसे क्या फर्क पड़ रहा है। वो देश के अंदर रहने वाले एक बहुत बड़े समुदाय को देशवासी नहीं मानने को तैयार, उस आदमी का क्या कहें। या मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, आपके चैनल पे भी कहता हूँ कि हिंदुस्तान में संविधान में लिखा है कि 18 साल से ऊपर हर आदमी को, औरत को वोट डालने का अधिकार है। अडल्ट फ्रेंचाइज है। इलेक्शन कमीशन संविधान में बनाया गया है इस काम के लिए। ये भाई साहब तो जहां इनको सूट करता है रूलिंग पार्टी को, वहां तो 75 लाख वोट महाराष्ट्र में जोड़ दी लोकसभा और असेंबली में। अब यहाँ बिहार में माहौल इनके खिलाफ है तो 75 लाख 70 लाख वोट काटने के लिए तैयार बैठे हैं। इस इलेक्शन कमीशन पे हमारे से बात तो करें, जब हम कोई जानकारी मांगते तो देते नहीं। आज राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैसे धांधली होती है वो सारी जानकारी देंगे। 7 तारीख को इंडिया ब्लॉक की मीटिंग है और राहुल गांधी जी इस मीटिंग के निमंत्रक हैं। राहुल गांधी जी ने सबको खुद फोन करके निमंत्रण दिया है, उसमें उद्धव ठाकरे जी भी है। तो उद्धव ठाकरे जी दिल्ली में उस बैठक के लिए आएंगे। 7 तारीख की जो बैठक है, उद्धव जी 6 तारीख को दिल्ली में आएंगे और 8 तारीख तक दिल्ली में रहेंगे। मीटिंग में भी शामिल होंगे, सबसे मिलेंगे। संसद भवन में हमारा जो पार्टी का नया कार्यालय बना है वहाँ भी जाएंगे और दिल्ली में जो प्रमुख नेता है उनसे मिलने की हम कोशिश करेंगे। तेजस्वी का चुनाव आयोग पर हमला उनके खुद के लिए ही अब मुसीबत बनता नजर आ रहा है। इलेक्शन कमीशन ने 2 वोटर आई कार्ड रखने के आरोप में उनसे लिखित जवाब मांग लिया है। अब ऐसे में आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। अब SIR को लेकर लगातार पक्ष और विपक्ष के बीच तीखे वार किए जा रहे हैं और सभी जानते हैं कि विधानसभा का चुनाव बिहार में अब बिल्कुल नजदीक है। इसी को लेकर विपक्ष अपनी क्या रणनीति बना रहा है। विपक्ष इसी को लेकर SIR को लेकर यही मेन मुद्दा होगा बिहार चुनाव का, या और भी मुद्दे जो जनता के मुद्दे हैं वो भी सुनने को मिलेंगे। लेकिन लगातार जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा में SIR को लेकर चाहे राहुल गांधी की बात करें या तेजस्वी यादव की बात करें या तमाम विपक्षी दलों की बात करें, वो लगातार सरकार और चुनाव आयोग पर हमलावर हैं। इसी के चलते चाहे संसद की बात करें, वहां पर भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। नए तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए सांसद नजर आए, जहां पर उन्होंने काले कपड़े पहनकर अपना तख्ती हाथों में लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। साथ ही राहुल गांधी ने एक बड़ा आइटम बम या यूं कहें परमाणु बम का खुलासा करने की बात की है, बड़ा धमाका करने की बात की है। लेकिन SIR को लेकर दिल्ली से बिहार और पश्चिम बंगाल तक घमासान क्यों मचा हुआ है, अलग अलग दलों की क्या रणनीति है, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ प्रवेश शर्मा। प्रवेश, आज दिल्ली में विपक्ष के तेवर कैसे दिखे और आने वाले समय में क्या ये लड़ाई विपक्ष और तेज करने के मूड में दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि जो बिहार का पूरे
आरक्षण वोटर्स वाला जो मामला है वो लगातार पिछले जब से सदन शुरू हुआ है तब से लगातार देख रहे हैं और आज भी वो हंगामा जारी रहा। विपक्ष पूरी तरीके से इस बात पर अड़ा हुआ है कि केवल चर्चा या ये कहें कि विचार करने के बजाय सीधे तौर पर इसको रोकने की मांग कर रहा है। लेकिन मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि विपक्ष पार्टी जो है एक रणनीति के तहत भी मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा प्रकरण कर रही है, क्योंकि लगातार जब सदन में कई मुद्दे आने हैं, चर्चा होनी है या ये कहें कि उनको लेकर किस तरीके की चर्चा भी होनी है, प्रस्तावित पास भी होने हैं, प्रस्ताव आए भी हुए हैं, कई खेल से संबंधित जो है प्रस्ताव आज जो है सदन में रखे भी गए थे, लेकिन विपक्ष ने हंगामा करके सारा जो ये कहे पूरा जो खेल था उसको बिगाड़ दिया। और सीधे तौर पर मैं बता दूं तो जो सभापति हैं उन्होंने भी साफ तौर पर कहा, ओम बिरला ने, कि भैया सदन को शांति से चलने दें, थोड़ा सब्र रखें, थोड़ा इस बात पर तसल्ली रखें कि जो मुद्दे हैं उन पर धीरे धीरे करके चर्चा की जाए। लेकिन विपक्ष शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। जी। दिल्ली विधानसभा का सत्र भी शुरू हो गया है। आज क्या रहा विधानसभा सत्र के पहले दिन? बिल्कुल, देखिए दिल्ली विधानसभा की आज शुरुआत हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज दिल्ली विधानसभा में ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा छाया रहा, जिसमें सीधे तौर पर मैं बता दूं कि आम आदमी पार्टी के संजीव झा जो है सीधे तौर पर जो है प्रधानमंत्री पर एक टिप्पणी कर सदन में हंगामा का मुद्दा बन गए। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिल्ली की विधानसभा में आज चर्चा हो रही थी, तो उसमें सीधे तौर पर ये बात खुलकर सामने आ रही थी कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसमें विपक्ष आम आदमी पार्टी विशेष रूप से भूमिका में थी और उनका कहना था कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है कहीं ना कहीं इसमें प्रधानमंत्री ने रोक कर देश के साथ धोखा किया है। तो वहीं पक्ष की बात करें, दिल्ली सरकार की बात करें, तो वो सीधे तौर पर ऑपरेशन सिंदूर को देशवासियों का दिल जीतने वाला या ये कहें कि एक तरीके से भावनात्मक बातों को तथ्य को रखते हुए सीधे तौर पर कहना है कि वो दिल जो 26 लोग शहीद हुए थे पहलगांव में उसका एक बदला भी लिया था। लेकिन लगातार दिल्ली विधानसभा में आज ऑपरेशन सिंदूर के अलावा कोई ऐसा मुद्दा या ये कहें कोई और चर्चा का विषय बन ही नहीं पाया। प्रवेश, दिल्ली से आज एक चौंकाने वाली खबर भी सामने आई, जहां कानून व्यवस्था को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि तमिलनाडु की महिला सांसद से सुबह बदमाशों ने वीवीआईपी इलाके में चैन की लूट की घटना को अंजाम दिया। उधर दयालपुर बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। क्या कहना है दिल्ली के लोगों का पुलिस के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? बिल्कुल, आपने जो बिल्कुल सही कहा आपने। कांग्रेस की जो सांसद है आर सुधा, उनसे आज तमिलनाडु हाउस के बाद, जो कि एक ये कहिए वीआईपी जोन में आता है जहां पर सिक्योरिटी टाइट रहती है, और जिस तरीके से उनके साथ चैन छीनने की घटना हुई है, तो उसको लेकर दिल्ली पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा हो गया। और उसको लेकर लगातार हम ये देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस पर केवल सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं है, कानून व्यवस्था को पूरी रूप से सुचारू रूप से रखने की भी जिम्मेदारी है। अगर लुटियन जोन जो वीआईपी क्षेत्र है वहां पर अगर किसी सांसद की चैन छीन जाती है तो आखिर पुलिस की सुरक्षा ये कहे किस तरीके का पूरा जो प्रकरण है वो कैसे हो गया, उसमें सवाल या निशान दिल्ली पुलिस पर पूरे जोर से उठ रहे हैं। और उसमें लेकर दिल्ली वासियों की बात करें तो वो चिंता का विषय है। उनका कहना है कि अगर एक सांसद से चैन छिन जाती है तो एक आम आदमी के लिए उस रास्ते से गुजरना कितना मुश्किल भरा हो सकता है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जी बिल्कुल प्रवेश, इस तरह की घटना होंगी तो सवाल उठना लाजमी है, लेकिन हैरान करने वाला है कि जब सांसद के साथ इस तरह की घटना घट सकती है तो फिर आम जनता का क्या होगा? क्या इस पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का भी कुछ बयान सामने आया है? देखिए, मैं सीधे तौर पर बता दूं तो अभी बयानबाजी इस मुद्दे को लेकर केवल और केवल सुधा राय जिनकी चैन छीनी है उन्होंने की है। उनका कहना है कि वो सुबह सुबह आराम से निकल रही थी सदन में आने के लिए, वो वहां से निकली थी और 2 बाइक सवार आए अचानक और उनकी चैन तोड़कर लेकर चले गए। लेकिन अभी विपक्ष में जो सीधे तौर पर कहें तो चर्चा का विषय सिर्फ इधर से है, बल्कि पार्टी या ये कहें दिल्ली सरकार की बात करें तो उनकी तरफ से फिलहाल इस मुद्दे को लेकर किसी प्रकार की कोई बयानबाजी सामने नहीं आई है। फिलहाल दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो सीधे तौर पर इस मामले की जांच करने का दावा जरूर कर रहे हैं। चलिए प्रवेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अब चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी तरफ से दायर बेटे चेतन बघेल की अंतरिम जमानत की याचिका पर राहत देने से इनकार कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को चेतन बघेल की अंतरिम जमानत मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई का भी निर्देश दिया है। कपिल सिब्बल ने भूपेश बघेल की तरफ से दलील दी थी कि इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, लेकिन गिरफ्तार करने से पहले मजिस्ट्रेट की अनुमति तक नहीं ली गई। किसी को भी किसी भी समय मनमाने तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। वहीं सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद चेतन बघेल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। चेतन बघेल को ईडी ने शराब घोटाले मामले में 18 जुलाई को गिरफ्तार किया था। पूरे मामले पर जानकारी दे रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ लाल शाह खान। लाल शाह, बताइए ये भूपेश बघेल और चेतन बघेल को कितना बड़ा झटका है और प्रदेश में भूपेश बघेल की राजनीतिक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा इससे? सबसे बड़ी बात बता दूं, राजनीतिक पे तो असर बहुत तगड़ा, क्योंकि इससे पहले की चुनाव में यही सब प्रक्रिया को लेकर के चुनाव जो छत्तीसगढ़ जो कांग्रेस सरकार जो हारी है, कुछ यही सब मामले को लेकर के उनका असर थोड़ा सा डाउन हुआ है। क्योंकि किसी भी नेता पे अगर मान लो कानूनी कार्रवाई होता है तो इस टाइम में उसका जमीनी असर थोड़ा सा लड़खड़ा जाता है। आज वैसे पूर्व सीएम छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल के बेटे को चेतन बघेल को माननीय लॉन्ड्री मामले में सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत तो मिली नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। तो ये समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए बुरी खबर है। लालशाह, कपिल सिब्बल जिस तरह से कह रहे हैं कि जो उन्होंने दायर की है अपील, एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि बिना जानकारी के, बिना उसके जो है चेतन को गिरफ्तार कर लिया गया। जी, ये तो अपना अपना पक्ष रखने का है अधिकार हर किसी को। उसका जैसे बोला जा रहा है कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जनरल बागची की पीठ ने हाई कोर्ट से कहा कि इस मामले की वो संज्ञान ले। आगे इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि भूपेश बघेल और चेतन बघेल मनी लॉन्ड्रिंग कानूनी एमएलसी के तहत यदि पदार्थ नियंत्रण में ईडी को दिए गए निर्देश पे अगर कुछ मान लो कार्रवाई होती है तो वो उनके अधीन आता है। तो कपिल सिब्बल का बयान अपना अलग है, लेकिन उस चीज का बयान से लेकर के और ये कांग्रेस पक्ष का वो अलग दोनों उत्तर कहा जाता है। लालशाह, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आगे की प्रक्रिया को लेकर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, प्रशासन तो अपनी तैयारी करेगा, क्योंकि 14 दिन की रिमांड के बाद में अपना जांच दल और तेज हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा सबूत जुटाया जाएगा कि किसी तरह इनको जमानत ना मिले। जिस हिसाब से आज वही हुआ देखने को मिला कि जैसे जमानत अभी नहीं मिला, तो शासन प्रशासन तो अपना काम करता ही रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लालशाह हमको महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अब चलते हैं छत्तीसगढ़ के सुकमा में, जहां केरलापाल थाना क्षेत्र में पुलिस ने प्रतिबंधित माओवादी संगठन में 2 लाख के इनामी समेत 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से सुरक्षा बलों पर हमले के लिए रखा गया टिफिन, आईईडी बम और बड़ी तादाद में विस्फोटक बरामद किया है। गिरफ्तार नक्सलियों के खिलाफ केरलापाल थाने में मुकदमा दर्ज कर अदालत के सामने पेश किया गया और वहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। वहीं गिरफ्तार तीनों नक्सली केरलापाल थाना क्षेत्र के ग्राम गोगुंडा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। नक्सलियों की गिरफ्तारी में केरलापाल थाना पुलिस के अलावा डीआरजी और 159 वाहिनी सीआरपीएफ की अहम भूमिका रही। क्षेत्र में नक्सली घटनाओं से काफी समय से दहशत थी। पुलिस काफी दिनों से इनामी नक्सली की तलाश कर रही थी। इसे पुलिस और सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता मानी जा रही है। इलाके में नक्सली वारदातों और पकड़े गए नक्सलियों के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सुकमा संवाददाता शेख इरफान। इरफान, पकड़े गए नक्सलियों का कितना आतंक था और इलाके में इस समय क्या नक्सली वारदातों को लेकर कैसा माहौल लोगों के बीच में बना हुआ है? जी अजीत जी, बिल्कुल पकड़े गए तीनों नक्सली लंबे वक्त से इलाके में सक्रिय थे और स्थानीय ग्रामीणों के बीच डर और खौफ का माहौल बना रखा था। खासकर कुड़ियम नंदा 2 लाख इनामी नक्सली, उस पर कई पूर्व घटनाओं में शामिल होने का आरोप है।
और सुरक्षा बल काफी समय से इसके पीछे पड़ी थी। इस कार्रवाई को अंजाम देने में सुकमा एसपी किरण देवसर के नेतृत्व में केरलापाल थाना पुलिस, डीआरजी और सीआरपीएफ 150 बटालियन की टीमों ने की अहम भूमिका रही। गिरफ्तारी के बाद फिलहाल केरलापाल, गोरमुंडा और आसपास के गांवों में सुरक्षा बलों की मौजूदगी बढ़ा दी गई है और स्थानीय लोगों में थोड़ी राहत और भरोसे का माहौल देखने को मिल रहा है। इरफान, मैं ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि ये किसी संगठन से संबंधित नक्सली बताए जा रहे हैं, तो क्या संगठन के जो और भी सदस्य हैं उनके खिलाफ भी कोई ऑपरेशन चलाया जा रहा है? जी, सभी के ऊपर ऑपरेशन किया जा रहा है और सुरक्षा बल अभी भी सर्चिंग पे गांव-गांव में लगी हुई है आसपास के, और सख्त रूप से सर्चिंग उस पे हो रहा है। इरफान, इनके पास से बड़ी संख्या में हथियार और बारूद भी बरामद हुए? जी, आईडी बम ब्लास्ट और टिफिन बम नामक बहुत ही खतरनाक बम इनके पास से बरामद हुए हैं। चलिए शेख इरफान, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब खबर मध्य प्रदेश के देवास से, जहां 2 दिन पहले 2 मासूम की निर्मम हत्या कर दी गई थी। शहर के इस सनसनीखेज ढांचा भवन कॉलोनी हत्याकांड का पुलिस ने महज 12 घंटे में खुलासा कर दिया है। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि बच्चों की मां का प्रेमी ही निकला। महिला की प्रेमी लोकेंद्र मालवीय सोनकच्छ क्षेत्र का रहने वाला है। ढांचा भवन कॉलोनी में दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था। 7 साल के किशोर और 3 साल की बच्ची की हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। इस हत्या को लेकर लोग तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं। इस बीच पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और कोर्ट में पेश करने के बाद उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। माना जा रहा है कि प्रेम में बाधा बनने पर लोकेन ने दोनों बच्चों की हत्या की थी, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि प्रेमिका महिला से रात में कोई विवाद हुआ था, जिसके कारण महिला पड़ोस में जाकर सो गई और वह बच्चों की हत्या कर फरार हो गया। पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इस हत्या के बाद लगातार इलाके में दहशत का माहौल था, वहीं लोगों में आक्रोश भी था उस मां के प्रति जिसके प्रेमी ने 2 मासूम बच्चों की हत्या कर दी। इस पूरे घटनाक्रम पर हमारे देवास के संवाददाता राजेंद्र श्रीवास दे रहे हैं और महत्वपूर्ण जानकारी। राजेंद्र, क्या है पूरा मामला और वारदात के समय क्या महिला के घर में और कोई भी मौजूद नहीं था? पकड़े गए प्रेमी ने अब तक क्या कुछ बताया है? कुछ अहम जानकारी आपके पास? आपको बताना चाहूंगा कि घटना शुक्रवार देर रात की है। बच्चे एवं महिला पड़ोस में रहने वाले राकेश नाम के युवक के यहाँ किसी का जन्मदिन था। जन्मदिन के बाद वह वापस अपने घर आए। बच्चों को छोड़कर वह प्रेमी से कुछ विवाद हुआ। उसका विवाद के बाद महिला इतने गुस्से में थी कि पड़ोसी के घर जाकर सो गई और सुबह उठकर आई, तब देखा कि बच्चे सो रहे हैं, अभी तक स्कूल जाने के लिए उठे नहीं। जब उन्हें उठाने की कोशिश की गई तो देखा गया कि बच्चे तो बेहोशी की हालत में थे। तुरंत दोनों बच्चों को पड़ोसी के सहयोग से अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तथा महिला से पूछताछ की, लेकिन उस समय घर पर कोई नहीं था। उसने बताया कि मेरा प्रेमी यहाँ आकर सोया हुआ था, गुस्से में हो सकता उसने इनके साथ कुछ हत्या की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने क्लू मिलने के बाद रात करीब 8 बजे तक आरोपी को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछा गया तो उसने बताया कि मैं गुस्से में होने के कारण इस प्रकार की घटना मेरे से हो गई। बाद में सनसनी फैलने के बाद पीएम कर बच्चों के शव को उसके पिता को सौंप दिया गया, जो मुरैना ले जाकर उन्होंने अंतिम संस्कार किया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने 6 अगस्त तक आरोपी को रिमांड पर पुलिस को सौंपा है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। उक्त घटना
देवास के ढांचा भवन औद्योगिक थाना क्षेत्र की है। राजेंद्र, मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूं, क्योंकि जो महिला का प्रेमी है उसके ऊपर ये आरोप है, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि महिला को इस बात की भनक नहीं लगी कि जो उसका विवाद है उसके बाद इस तरह की सिचुएशन बन सकती है, वो बच्चों को छोड़कर दूसरी जगह सोने चली गई? या आपको लग रहा है इस मामले को लेकर कि महिला का भी कोई हाथ हो सकता है? अभी तक तो यह पुलिस की जांच में सामने नहीं आया है। महिला ने बस इतना ही बताया है कि आरोपी से अभी मैं पीथमपुर में कार्य करती थी, 1.5-2 साल से पीथमपुर रह रही थी। वहीं यह ट्रक ड्राइवर आया जाया करता था, उससे जान पहचान होने के कारण उससे प्रेम संबंध कायम हो गए तथा पति के प्रेमी के कहने के बाद प्रेमी के ही दोस्त का मकान देवास के ढांचा भवन में किराए से लेकर वह अकेली रह रही थी। बताया गया है कि उक्त महिला ने 2014 में प्रेम विवाह किया था, जो कि मुरैना का प्रेमी था। उससे 2 साल पहले किसी तरह का विवाद होने के बाद वह पीथमपुर आकर काम कर रही थी। उसी दौरान इस आरोपी से उसकी दोस्ती हुई और दोस्ती के साथ प्रेम संबंध कायम हो गए। इस प्रकार का मामला पुलिस ने बताया है। राजेंद्र, इस तरह की घटना शर्मसार करने वाली होती है। इस घटना के बाद वहां पर इलाके के लोगों का, जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, आसपास के पड़ोसी हैं, उनका क्या कुछ कहना है? उनका यह कहना था कि हम ज्यादा इनके संपर्क में नहीं हैं। यह अभी 1.5-2 महीने से ही देवास में आकर रह रही थी, इसलिए ज्यादा जान पहचान भी नहीं थी। लेकिन जिस मकान मालिक के यहाँ यह रह रही थी, उसी में उस प्रेमी का ही दोस्त के मकान में उसने कमरा रहकर दिलाया था रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पीडीए पाठशाला को लेकर घमासान मचा है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा ने पीडीए पाठशाला को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, भारतीय जनता पार्टी को पीडीए पाठशाला से सबसे बड़ी दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि उसके माध्यम से एक बार फिर से पिछड़े और दलितों में शिक्षा के प्रति जागृत किया जा रहा है। शिक्षा का वरदान उन तक पहुंचाया जा रहा है और शिक्षा की ताकत उन तक पहुंचाई जा रही है। अभिषेक मिश्रा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कि किसी भी कीमत पर पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग पढ़ लिखकर आगे निकले। अगर वह पढ़ लिख लेंगे तो अपने हक में सवाल पूछेंगे, यही भाजपा नहीं चाहती। इससे पहले पीडीए पाठशाला चलाने वाले 2 सपा नेताओं के खिलाफ पुलिस एफआईआर दर्ज कर चुकी है। अब आपको बताएं कि अभिषेक मिश्रा ने क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनाते हैं। में शिक्षा को जागृत किया जा रहा है, शिक्षा का वरदान उन तक पहुंचाया जा रहा है, शिक्षा की ताकत उन तक पहुंचाई जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं है कि किसी भी कीमत पर पिछड़े और दलित अल्पसंख्यक वर्ग के लोग पढ़ करके आगे आ जाएं, क्योंकि अगर वो पढ़ेंगे तो सवाल पूछेंगे। उनको अगर बी फॉर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पढ़ाने से दिक्कत है, एस फॉर सावित्रीबाई फुले पढ़ाने से दिक्कत है, उनको हमारे बाकी लीडर्स का नाम लेने से दिक्कत है, तो ये उनकी छोटी सोच और मानसिकता को दर्शाता है। पढ़ाई किसी भी तरीके से हो, उनको जुड़ने से पढ़ाने की बात है। ऐसा अत्याचार, शिक्षा के खिलाफ ऐसी साजिश कि कोई पढ़ न पाए, कोई आगे न बढ़ पाए, खासकर पीडीए समाज के लोग, ये साजिश अंग्रेजों ने भी इतनी खराब नहीं रची थी जैसा अत्याचार आज भाजपा कर रही है। इसका जवाब जनता देगी और समाजवादी पार्टी हर लड़ाई के लिए तैयार है, लेकिन हम पीडीए समाज को शिक्षा देंगे, चाहे हमें उसकी कोई कीमत चुकानी पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, लेकिन पीडीए समाज के हक की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ेगी। माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह रखा है, हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, लेकिन उनको शिक्षा विहीन नहीं रहने देंगे। अब पीडीए पाठशाला को लेकर यूपी में घमासान तो मचाई हुआ है, और इस पर प्रशासन क्या कर रहा है, इस पर ज्यादा बात करने के लिए लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ शरफुद्दीन खान जुड़ गए हैं। शरफुद्दीन, 2 मुकदमों के बाद सपा नेता अभिषेक मिश्रा सामने आए हैं, इसको लेकर सपा भाजपा के बीच क्या घमासान बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं?
फिर मैं आपको बता दें, जिस वक्त पीडीए की पाठशाला की बात कही जाए तो बहुत एक अलग अनोखा एक काम जो है सपा ने किया है। फिलहाल हम आपको बता दें, अभिषेक मिश्रा बहुत काबिल नेता रहे हैं और विधायक भी रहे हैं। उसके बाद जो सपा के अंदर सबसे काबिलियत जो है रखने वाले होते हैं। अभी इन्होंने ये बात का एहसास करा दिया है कि पाठशाला एक ऐसी पाठशाला है कि जो है कहीं ना कहीं जो सरकार ने नियम बनाए स्कूल बंद होने के, उसी को लेकर सपा ने पाठशाला खोली है, मगर पीडी की पाठशाला खोली है। और एक कहावत भी कही जाती है, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब और खेलोगे कूदोगे होगे खराब। मगर अब ये जो है ये चीजें जो है बदल रही है, पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब और खेलो कूदोगे होगे नवाब। अब ये जो पाठशाला जो चल रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर जो है विपक्ष जो है अपनी हाथ क्षमा जा रहा है और ये कहा रहा है कि हम लोग स्कूल तो बंद कर रहे हैं। स्कूल बंद करने के बाद अभी आपको ये भी पता होगा कि जो है हाल ही में जो विधायक जो थे उन्होंने ये कहा कि जो है बच्चों को जो है IAS बनाना है तो उनको जो है कहीं प्राइवेट जो है स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा। यानी कि सरकार की तरफ से सरकार के ही नुमाइंदे जो है सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा सवाल है निशान सरकार को उठा। सरकार ने जो स्कूल बंद करने को कहा है तो उसको लेकर के विपक्ष जो है इन पे आरोप लगा रहा है और ये कह रहा है कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे चल के जो है कहीं सवाल जवाब करेंगे। ये लगता है कि जो है आबे हयात पी के आई बीजेपी सरकार, जो आबे हयात पी के आई है, कभी उनको हटना ही नहीं है कि जैसे लोग कहते हैं हमको मरना नहीं है तो उनको लगता है हटना नहीं है। आगे की सरकारें जो बनती चली जा रही है उसको लेकर सवाल निशान इनके ऊपर ये भी उठ रहा है, कांग्रेस भी उठा रही है, सपा भी उठा रही है। कहीं ना कहीं मायावती भी इस बात का अंदाजा लगा रही है कि जो पाठशालाएं बंद हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का काम जो है कि सारी सरकारें जो पेपर में जो लोग बैठे वो कर रहे हैं। फिलहाल जो है अभिषेक मिश्रा ने एक यही कहा है कि जो पढ़ेंगे लिखेंगे तो उसके सवाल जवाब किए जाएंगे, इसलिए पाठशालाएं बंद की जा रही हैं। और पाठशालाएं जो है सपा ने जो खोली है उसका एक नतीजा अलग है, क्योंकि देखिए 2 मुकदमे हो चुके हैं, दोनों मुकदमों में जो है जेल जाने का जो है प्रावधान भी हो रहा है। फिलहाल सरकार ने ये कहा कि पढ़ाई लिखाई तो हम लोग करा रहे हैं, मगर ये सपा जो है आगे ला रही है सिर्फ जनता को जो है मुसलमानों को जो है पीडीए के जितने भी लोग आते हैं उनको भड़काने की कोशिश की जा रही है। मगर एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि पीडीए जो है अपनी पाठशालाएं खोल लिए, जो बच्चे जाहिल है उनको कहीं पढ़ाने का काम कर रही है। मुकदमे जो लिखे जा रहे हैं मगर मुकदमे से जो है सपा डरने भी नहीं है। उसको लेकर के कहीं ना कहीं अभिषेक मिश्रा ने जो है कदम आगे बढ़ाया और उन्होंने यही कहा है कि मेरे सपा के लोग जितने भी हैं सब कहीं ना कहीं आगे बढ़। प्रशासन क्या रुख अपनाएगा? फिलहाल के लिए आपके शहर आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस।